मैं देखो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन ये सारी मूवीज मैंने ऑलरेडी देख रखी है। मुझे ऑब्वियसली पता रहता है कि रेसिडेंट इविल की फिल्म आएगी तो मीडियोकर ही होने वाली है, लेकिन फिर ये कैपकॉम साले ऐसा प्रीमाइस बना देते हैं कि पहली बार जिल, क्रिस, लियोन, क्लेयर चारों एक ही मूवी में रखे दे रहे हैं। ऐसे में कैसे मेरे अंदर का फैन बॉय ना जागे? आई कांट हेल्प इट। तो मैं फिर से ये सारी फिल्म्स को रिविजिट कर रहा हूँ और लेट्स सी कि अब कैसी लगती है। मैंने कहा मैंने सारी फिल्म्स देखी है, लेकिन ये पहली वाली भाड़ में जाए। इसे जिसने भी देखा है उसकी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक पक्का लिम्का होगी। तो रियल पहली फिल्म से शुरुआत करते हैं, रेजिडेंट इविल डीजेनरेशन। देखो मैं इन फिल्म्स का प्लॉट नहीं डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें बेसिक एक्शन ज़ॉम्बी फिल्म का प्लॉट नहीं मालूम है तो मेरा बस इतना कहना है कि चेतन भगत के आगे भी दुनिया है। इन फिल्म्स को तुम बिना गेम खेले भी देख के समझ सकते हो, लेकिन गेम खेला होगा तो ज्यादा मजा आएगी। डीजेनरेशन में हमारे बाल में मेहंदी लगाने वाले लियोन भैया जी है और साथ में क्लेयर रेडफील्ड। क्लेयर की कैरेक्टर तो काफी हद तक सही है और चेहरा वगैरह भी उस समय के सीजीआई के हिसाब से काफी सुंदर सी लग रही कुल मिला के। खासकर यहाँ आंखें और होंठ बड़े तगड़े बनाए गए। लेकिन लियोन भैया को ऐसा गुस्सैल सीरियस सा बना दिया गया है, मतलब ये वो लौंडा है जिसके सामने डायनासोर खड़ा होता है तो ऐसे डायलॉग मारता है, Hope you got friends on the other side. 'Cause no one's gonna miss you here. ये वो लौंडा है जिसे कोई लड़की भाव देती है तो वहां मना कर देता है, फिर अगले पल दूसरी लड़की से फ्लर्ट करता है और फिर एक लड़की ने कभी किसी जमाने में इसको चुंबन किया था, तब से आज तक ये उसी के पीछे पड़ा हुआ है और अभी तक ये दोनों साथ नहीं हुए। 40 के ऊपर की उम्र हो चुकी है इन लोगों की। फिर एडा के लिए दुनिया के काफी लड़के 40 की उम्र तक रुकने को तैयार हो ही जाएंगे। ये वो लौंडा है जिसका दोस्त मरता है तो ये उसका नाम एक बार धीमे से बुलाता है, Lewis! फिर तेज से चिल्लाता है, Lewis! वैसे इसमें ये कुछ नया नहीं करता है और यहाँ इस मूवी में इसे ऐसा बना दिया गया है। ये सीजीआई ना होता तो मैं शर्त लगा के कह सकता कि रियल लाइफ में ऐसे चेहरे वाले आदमी के माथे पे ऐसी गाढ़ी शिकन होगी कि तुम उसमें रंग कर दोगे तो इंद्रधनुष बना सकते हो। ऐसे एक्सप्रेशन आदमी तब बनाता है जब सुहागरात में उसकी बीवी डाइवोर्स दे दे, क्योंकि कुछ साल पहले मैंने भी ऐसे चेहरा बनाया। इस फिल्म में भी भाई के पीछे एक लड़की लट्टू हो जाती है। अब लॉन्डेस पे मर मिटते हैं तो लड़कियां तो बड़ी बेसिक सी बात हो गई। ये फिल्म बेसिक रेसिडेंट इविल फिल्म है, लेकिन ऐसा समझ लो प्योर फैंस को काफी खुश किया गया है। RE2 की कास्ट यहाँ मौजूद है तो उस गेम को रेफरेंस भी किया गया है। मुझे वो सीन्स काफी सही लगते हैं, जैसे यहाँ क्लियर को इन्फॉर्मेशन देती है तो लोग उसकी क्रेडिबिलिटी पे शक करते हैं। फिर लियोन भाई उसे हाइप करता है कि भाई ये लाल बालों वाली लड़की कोई मामूली लौंडिया नहीं है, इसने रकून सिटी सर्वाइव किया है। एज अ फैन हमारी नजरों से ऐसा है कि आगे के गेम्स के कैरेक्टर चाहे कुछ भी कर ले, जिस कैरेक्टर ने रकून सिटी सर्वाइव किया है वो फोड़ हुआ है। मतलब किसी आदमी को ऐसे खूंखार राक्षस चाटा मार के बगल की दीवार में भेड़ दे और उसके बाद भी ये खड़े होकर भाग ले रहा है और आगे के 10 घंटे के गेम में भी इसकी जरा सी भी एफिशिएंसी नहीं घटेगी। या अगर कोई लड़की ऐसे दानवों से लड़ने के लिए ट्यूब टॉप और मिनी स्कर्ट पहन के निकले तो वहां तुम बस ये कह दो कि ये लोग रकून सिटी सर्वाइवर है। हम फैंस को इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी मैं हैरान हूं कि ये मूवी काफी डिसेंट सी है। कैरेक्टर ड्रामा जेनेरिक है लेकिन उतना सड़ा भी नहीं लिखा गया है। मेन फन ऑब्वियसली एक्शन सीन्स है, जी वायरस ट्रांसफॉर्मेशन सीन रखा गया है इसमें, और फिर इन एनिमेटेड मूवीज का सिग्नेचर, इनमें जरूर से जरूर एक धाकड़ सा एक्शन मोमेंट होगा। डीजेनरेशन में ये लियोन का भागना है, ऐसा भयानक भागता है ये आदमी, और फिर जांघों में भाई के रोलर स्केट भी लगे हुए हैं। इसी सीन से इंस्पायर्ड होकर एक दिन फुटबॉल खेलते समय मैंने ये स्लाइड मारी थी, तब से आज तक मेरा एक जंगा दूसरे से पतला है। बढ़िया मूवी थी ये, किसी चीज में मुझे क्रिंज नहीं हुआ। कल की देखने के बाद मैं वैसे भी इम्यून हो चुका हूँ। दूसरी मूवी में आते हैं डैमनेशन। अब सबसे पहले गेम्स के फैंस जिन्हें लगता है कि ये सारी एनिमेटेड मूवीज की क्वालिटी कमजोर है तो हाँ बिल्कुल है, लेकिन इसे छोड़ के अगर तुम्हें इनमें से कोई एक देखनी है तो दिस इज इट। इसमें लियोन का कैरेक्टर बिल्कुल सटीक पोर्ट्रे किया गया है। बाकी फिल्म में फैन फेवरेट मॉन्स्टर्स रिटर्न मारे हुए हैं। सबसे पहले तो लिकर है यहाँ, जो कि फिल्म के प्लॉट का काफी बड़ा हिस्सा है और इसको लेके एक्शन सीन्स इतने प्यारे बनाए गए हैं। फिर प्लागास भी है इसमें और उनका कूल ट्रांसफॉर्मेशन सीन। बाकी एक और आइकॉनिक मॉन्स्टर है जिसको अभी मैं बचा के रखता हूँ, थोड़ी देर बाद बताता हूँ। उससे पहले फैंस के लिए सबसे जरूरी कैरेक्टर इसमें एडा वॉन्ग है। यहाँ भी ये दोनों लवर्स एक दूसरे को टीज कर रहे हैं और कैपकॉम ने इस फिल्म में ये कैनन कर दिया है कि लियोन और एडा मिशन के अलावा भी मिला करते हैं और इन लोगों के बीच सारे बेस कवर्ड है। When are we going to carry on from where we left off that night? Anytime but now. सीरीज के फैंस के लिए काफी बड़ी इन्फॉर्मेशन है ये। इस फिल्म को जब मैंने देखा था तो मैं तुरंत फैन फिक्शन सर्च करने गया था कि किसी ने इस कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड फैनफिक लिखी है कि नहीं, और गेस व्हाट, ऑब्वियसली लिखी है, मस्त स्पाइसी सीन्स के साथ। अब इस फिल्म की विलेन रशिया की प्रेसिडेंट है। ये औरत सबसे पहले तो दिखने में धाकड़ है ही, लेकिन भैया जी इन्हें मार्शल आर्ट्स आती है। ये इस फिल्म की सबसे स्किलफुल फाइटर है। लाइक एडा और लियोन दोनों 1-on-1 इसे हरा नहीं पाते। हरा पाना हटाओ, ये उन लोगों के साथ खेल देती है बच्चों की तरह। दोनों के बीच का फाइट सीन इतना बेहतरीन कोरियोग्राफ्ड है। एडा वाले में तो एडा भाई दुनिया भर की ट्रिक इस्तेमाल कर देती है, अपना कुंफू करती है, मेज पे रखा वेस मारती है, सुपरमैन पंच तक ये औरत ब्लॉक कर लेती है। और WWE से तो हम जानते ही है कि सुपरमैन पंच कितना इफेक्टिव होता है। इसके बाद हाथ से काम नहीं चल रहा है तो खंजर निकाल लिया और आंटी बिल्कुल क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन। इतने मक्खन से मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ कुंफू हसल के बुड्ढे को बचते देखा है। बेस्ट बात है कि ये दोनों हील्स में लड़ रही हैं और आखिर में आंटी एडा से खंजर छीन भी लेती है।
और एडा के सूट में एक कट मार देती है और वो इतना सही सा कट मारा होता है कि मैंने काफी बार उसे बैकवर्ड करके देखा था। थैंक यू प्रेसिडेंट आंटी। फिर बाद में ये मूवी में यही आंटी का लियोन से सामना होता है। अब हमें तो इनकी स्किल पता ही होती है, लेकिन लियोन के नजरिए से सोचो, उसने इसे सबसे कमजोर सोच के हॉस्टेज बनाया होता है। और फिर ये कोरियोग्राफी भी बिल्कुल अलग लेवल पे थी। इतने करीब से लो किक को इतनी स्मूथनेस से डॉज करती है। उसके बाद ये एक्शन देखो, क्या मस्त फुटवर्क है आंटी के। और सबसे बेस्ट जब ये लियोन के नी स्ट्राइक्स को डॉज करती है। सिर्फ इस आंटी के फाइट्स के लिए तुम इस पूरी फिल्म को देख सकते हो। और फिर बाद में ये अपने रूम में कपड़े भी चेंज करती है। तो भाई आराम से इसे मैं बेस्ट कैरेक्टर घोषित कर देता हूँ। इसने फिल्म का बेस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट दिया, फिर एडा के कट मार के भी हमें खुश किया, और फिर खुद भी कपड़े चेंज करे दे रही है। इससे बेहतर और कोई कैरेक्टर नहीं हो सकता। पूर्ण विराम। अभी भी तुमने बिके इस फिल्म से, तो फिल्म का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड इसमें मिस्टर एक्स कौन है, और वो भी एक नहीं, दो नहीं, 3 मिस्टर एक्स यूं ही सड़क पर रैंप वॉक करते घूम रहे हैं। और इस फिल्म का वन ऑफ द बेस्ट सीन या आखिरी पूरा मिस्टर एक्स का फाइट सीन इस पूरे एनिमेटेड मूवीज के फ्रेंचाइज का वन ऑफ द बेस्ट एक्शन सीन है। अब बस इससे ज्यादा तारीफ नहीं कर सकता मैं, ये काफी सही फिल्म थी। तीसरी फिल्म वेंडेटा। इस फिल्म का प्रेमाइस था लियोन और क्रिस को एक साथ लाना, और फैंस रेबेका की भी काफी डिमांड कर रहे थे, तो बूम, ये लो वो भी आ गई। इस फिल्म का सबसे बड़ा इशू है कि लियोन के कैरेक्टर को बेवड़ा बना दिया गया है और ये जिंदगी से हार के वेकेशन मनाने बैठा है, जो कि असलियत में गेम में क्रिस का कैरेक्टर था। इधर क्रिस और रेबेका उसे पेप टॉक देने आते हैं और इस कॉन्वर्सेशन को रेजिडेंट इविल 6 के कॉन्वर्सेशन जैसा बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन इट फेल्स। RE6 में क्रिस ने अपने कॉमरेड्स को एक के बाद एक मिशन में मरते देखा था, तो उसके अंदर काफी गिल्ट रहती है कि वही अकेला सर्वाइव करता है, बाकी सब मर जाते हैं। वो पर्सनल वेंडेटा के लिए पागल हो चुका होता है। उस गेम के आखिर में भी राइटर ने क्रिस को हैप्पी एंडिंग नहीं दी थी। आखिरी में भी पियर्स उसे बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। तो क्रिस की स्टोरी लाइन उस गेम में काफी बिटर थी कि उसे ये सैड रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इसलिए जब ये उस गेम में लियोन से मिलता है तब भी उस फेज से नहीं गुजरा होता है और उसके डायलॉग काफी हिट करते हैं, और उधर लियोन इसे पेप टॉक देता है। तो उस सीन से हमें लियोन के कैरेक्टर के बारे में काफी पता चलता है कि इतने लोगों को मरते देखने के बाद भी वो जो जरूरी काम है उस पर फोकस्ड रहता है। अब इस फिल्म की शुरुआत में वही प्लॉट पॉइंट फिर से रखा गया है कि क्रिस दोबारा अपनी टीम को पूरा खो देता है और वो अकेले सर्वाइव कर जाता है। वो फिर बाद में लियोन के पास मदद मांगने आता है और लियोन यहाँ अपने गम में डूबे होते हैं कि जिस कंट्री के लिए वो काम कर रहा है शायद वही डिस्ट्रक्शन फैला रही है। तो यहाँ दिक्कत यही थी कि दोनों को एक जैसा सिनारियो दे दिया गया है और दोनों आपस में मतभेद कर रहे हैं। लियोन एज अ कैरेक्टर बिल्कुल ही अजीब लग रहा था, और फिर ये कॉन्वर्सेशन 2 कौड़ी की थी, और कैरेक्टर आर्क और प्लॉट बिल्कुल गेम से ही छाप दिए। बाकी एक्शन सीन्स के लिए इन्होंने पिछली फिल्म डैमनेशन की प्रेसिडेंट से इंस्पायर होकर फिर से एक नॉर्मल इंसान को स्किलफुल फाइटर बना दिया है। अब ये चीज़ मुझे गुस्सा दिला देती है कि जब सीक्वल्स फॉर्मूला को कॉपी करने लगते हैं। फिर भी क्रिस और इसके बीच की पहली फाइट में एक चीज़ काफ़ी सही लगी थी मुझे, जब ये क्रिस को झापा जड़ देता है। सोचो बस, एक पाषाण को गुद्दे मारने वाले आदमी को कोई ऐसे थप्पड़ याद है। फिल्म में काफी बड़ा एक्शन सीक्वेंस होता है जिसमें क्रिस और लियोन एक साथ ढेर सारे ज़ॉम्बी से लड़ते हैं। वो पूरा का पूरा साफ दिख रहा था कि जॉन विक से इंस्पायर्ड है। फिर भी मैं ये नहीं कहने वाला कि मुझे एंटरटेनिंग नहीं लगा। इस फिल्म में काफी चीजें एक साथ करने की कोशिश की गई है। एक RE5 की माइंड कंट्रोल जिल जैसी कैरेक्टर को रख दिया है, RE6 से उस्तानक जैसे मॉन्स्टर ले आया गया है। ओवरऑल मेसी मूवी थी बिल्कुल। इसके बाद कैपकॉम ने एक सीरीज निकाल दी, क्योंकि क्यों नहीं, सीरीज ट्रेंड पे है। इन्फिनाइट डार्कनेस, ये कंज्यूमेबल मीडिया के नाम पे एक कलंक प्रोडक्ट है। मैं इतना ज़्यादा बोर आज तक नहीं हुआ हूँ। एक तरफ तुम कहोगे इन्फिनाइट डार्कनेस देखते और दूसरी तरफ बोलोगे राब्ता देखी जाए। मैं राब्ता लगवा के सो जाने को प्रेफरेंस दूंगा। बेस्ट बात है मुझे याद भी नहीं कि सीरीज में क्या हुआ था, जो कि काफ़ी खुशी की बात है। अच्छा हुआ भूल गया। तो अब आते हैं लेटेस्ट फिल्म डेथ आइलैंड। अब इस फिल्म का सेलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा साफ था। रेजिडेंट इविल फ्रेंचाइज की हिस्ट्री में पहली बार सारे कोर प्रोटैगनिस्ट एक साथ एक ही जगह मौजूद होंगे। लियोन भैया, क्रिस चाचा, क्लेयर दीदी और जिल वैलेंटाइन। रेबेका भी जिंदा थी तो उसे भी रख दिया गया ऑब्वियसली। अब सबसे पहले तो रेजिडेंट इविल फ्रेंचाइज का सबसे बड़ा डायलेमा, द जिल वैलेंटाइन डायलेमा। इस फिल्म में जिल बिल्कुल RE3 रीमेक वाली लगती है, लेकिन फिल्म की टाइमलाइन के हिसाब से ये RE5 के बाद की है, यानी कि जब वेस्कर ने जिल को माइंड कंट्रोल करके ब्लॉन्ड बना दिया था। अगर फिल्म का सेंस बनाना है तो कुछ ऐसा हुआ होगा, जिल जब वेस्कर के कंट्रोल से बाहर हुई तो उसने अपने लंबे ब्लॉन्ड बालों को काट के फिर से RE3 वाले बना दिए और उन्हें दोबारा काले डाई कर लिए। फिर अपने 20s में जो उसने नेमेसिस से लड़ते टाइम कपड़े पहने थे उन्हें दोबारा वार्डरोब से निकाल के पहन लिए। ये सबसे एक चीज साफ है कि BSAA वालों की सैलरी बहुत कम आती है। माइंड कंट्रोल के कारण शायद अब जिल उल्टा BH करने लगी है। फिल्म का मेन सेलिंग पॉइंट यही फैन सर्विस थी और काफी सही से वर्क करी, क्योंकि मैं बुद्धू बन गया था। इसके बेस्ट सीन्स भी वही है जब ये चारों एक साथ होते हैं। अब सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये चारों में सब एक दूसरे से मिल चुके हैं, केवल जिल और लियोन नहीं मिले थे। तो यहाँ पहली बार दोनों मिलते हैं और इस फ्रेंचाइज में जब भी कोर प्रोटैगनिस्ट एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं तो उन लोगों में हमेशा हाथापाई होती है। लाइक कोई दूर से कभी हाई हेलो नहीं कर सकता क्या। बाकी इस मोमेंट का एज अ फैन मुझे काफी इंतजार था और मैं खुश था इन्हें पहली बार साथ में काम करते देख। यहाँ पे लिकर भी आ जाता है और फिर मेरा फेवरेट सीन, इतनी देर तक चलाते हैं ये मोमेंट, इसको पॉज करके मुझे दूसरी साइड खोलनी पड़ गई थी। जिल वैलेंटाइन एक्स लिकर। मुझे देखो कैंपीनेस काफी पसंद है, लेकिन इस फिल्म में एक ऐसा डायलॉग था
कि मेरे क्रिंज से पिछवाड़े के गालों में रोंगटे खड़े हो गए थे। एक सीन में विलन जिल को छोड़ के बाकी कैरेक्टर्स को पॉइजन कर देता है और यहाँ एक ये अंकल भी होता है। ये अंकल बोलता है तुम लोग मरने वाले हो तब भी इतने काम कैसे हो, तो अब तुम लोग तैयार हो जाओ डायलॉग के लिए, वार्निंग दे रहा हूँ। बाकी वेंडेटा की जो जिल वैलेंटाइन के ब्लॉन्ड वाले वर्जन की थर्ड कॉपी थी वो अभी भी जिंदा है और वो लियोन के पीछे पड़ी है क्योंकि वेंडेटा में उसने उसके बाप को मारा होता है। इस लड़की के इस फिल्म में होने से जिल वैलेंटाइन वाला डायलेमा और ज़्यादा हैवी हो जाता है। इस मूवी का भी बेस्ट पार्ट इसके एक्शन सीन्स है, उस जगह मुझे कुछ भी कमी नहीं लगी। शुरुआत में ही ये जिल और नीना विलियम्स की थर्ड कॉपी लियोन को बाइक पे हमला कर देती है। वो पूरा सीक्वेंस काफी कूल था। लड़की अपने हील से ब्रेक दबा के स्टॉप ही मार देती है भाई। बाद में इन दोनों के बीच का हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी तगड़ा सा था और आखिरी BOW के साथ जब चारों लोग लड़ते हैं भाई, एक के बाद एक बड़ी गन्स निकालते रहते हैं ये लोग। जिल अपनी सिग्नेचर प्लाज्मा राइफल भी ढूंढ लेती है। इतने फैन फेवरेट कैरेक्टर्स होने के बाद भी फिल्म सिर्फ एवरेज थी। कुछ ऐसा नहीं था कि मैं कह सकूं कि भाई ये चीज फिल्म ने काफी अच्छा कर दिया। फाइट्स का मोटिवेशन बस इतना ही था कि अगले बड़े जायंट को मारना है और फाइट्स में कोई इमोशंस इन्वॉल्व भी नहीं थे। एक्शन सीन्स तुम कितने ही याद कर लोगे। अब बहुत यादगार हुआ लाइक रॉकेट लॉन्चर को हाथों से पकड़ के हवा में छोड़ देना, तो अलग बात होती है। लगे यार इन्हें रैंक भी कर दिया जाए। सबसे नीचे इन्फिनाइट डार्कनेस है -2 आउट ऑफ 10। फिर वेंडेटा को ले लो 4 आउट ऑफ 10। पहली वाली और डेथ आइलैंड में थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं। नैरेटिव स्टैंड पॉइंट से पहली वाली सही है लेकिन डेथ आइलैंड फैन सर्विस में काफी सही है, तो थर्ड में मैं डी जेनरेशन को रखता हूँ और दूसरे पे डेथ आइलैंड। दोनों को 7 आउट ऑफ 10 और पहले पे तुम लोगों को ऑलरेडी वीडियो से अंदाजा हो गया होगा, डैमनेशन 8 आउट ऑफ 10। तो भाई अब बस मुझे एक फिल्म चाहिए जिसमें हंक, एडा, बैरी बर्टन और शेरी बर्किन को भी रख के एक बड़ी सी एनिवर्सरी फिल्म सी बना दे। उसमें हेलेना, शेवा और जेक को भी वापस ला सकते हैं। कार्लोस ओलिवेरा वगैरह भी चलेगा। अगली ऐसी फिल्म बना देंगे तो आई मीन, वरना बाढ़ में जाए। या एडा और लियोन की रोमांस मूवी बना दे, वो देख लूंगा। तो भाई वीडियो खत्म, जाओ अब यहाँ से।